और उसके उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूं भाई साहब, इंडिया न्यूज़ जो हमारा डिजिटल और न्यूज़पेपर है, वो कई राज्यों से कई एडिशन निकल रहे हैं। छत्तीसगढ़ से रायपुर हम लॉन्च कर रहे हैं और 50 लाख व्यू इसके अभी हैं। और चुनाव का समय है तो बस बटन दबा दीजिए तो इसका उद्घाटन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का रायपुर एडिशन ये न्यूज़पेपर आज डिजिटली हम लॉन्च कर रहे हैं। अब इसका अखबार भी कुछ ही समय में लॉन्च हो जाएगा। आज डिजिटल पेपर लॉन्च हो रहा है और कुछ समय बाद अखबार लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आप छत्तीसगढ़ की सारी खबरें विस्तार से पढ़ सकेंगे, चाहे फिर वो राजनीति की हो, खेल जगत की हो या फिर स्वास्थ्य जुड़े मुद्दे हो। ये पहला अभी एडिशन तक इसका, आपको हम बता दें कि ये इसका पहला एडिशन है। इंडिया न्यूज़ ने डिजिटल एडिशन दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़, नोएडा, देहरादून, गाजियाबाद, फरीदाबाद, जयपुर लॉन्च कर दिया है। साथ ही आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि आईटीवी नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें 2 नेशनल चैनल है, इंडिया न्यूज़ और इसी के साथ ही न्यूज़ 6। 7 रीजनल है, इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, इंडिया न्यूज़ राजस्थान, इंडिया न्यूज़ हिमाचल पंजाब, इंडिया न्यूज़ गुजरात और इंडिया न्यूज़ एनी न्यूज़। आपको बता दें इसी के साथ आईटीवी नेटवर्क के कई अखबार भी हैं, जिसमें आज समाज हिंदी अखबार है, साथ ही द संडे गार्जियन और डेली गार्जियन। तो इस तरीके से आज छत्तीसगढ़ रायपुर का भी डिजिटल एडिशन जो है वो हमने यहाँ से लॉन्च किया है और इसी के साथ कुछ समय बाद इसका अखबार भी लॉन्च हो जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें होंगी जो आप विस्तार से पढ़ सकेंगे। तो चलिए अब इस सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बीच प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। उनके साथ चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर, छत्तीसगढ़ में किए गए सरकार के कार्यों को लेकर, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर तमाम अन्य मुद्दे हैं। क्योंकि बेबाक अंदाज जो है मुख्यमंत्री का, वो छत्तीसगढ़ की जनता को भा गया है। गाथा छत्तीसगढ़ के जनता की है। तो ओवर टू यू मनोज जी, शुरुआत करिए। आपने कई राज्यों में सुना होगा, कई राज्यों से ये बात निकल कर आती है, कुछ बयान भी आते हैं, टाइगर अभी जिंदा है। छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा अलग है। छत्तीसगढ़ में अलग इसलिए है कि किस बात की चिंता है, काका अभी जिंदा है। भूपेश बघेल, जिन्होंने 15 साल से जो इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस का, वो सूखा साफ किया अपने मुद्दों के जरिए, अपनी पहचान के जरिए, अपनी लड़ाकू छवि के जरिए। क्योंकि उस समय उस तरीके से कोई लड़ाकू चेहरा नहीं था, तमाम चीज़ों की परवाह किए बिना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और सच्चाई है कि लड़ तो अभी तक रहे हैं, क्योंकि पूरे केंद्र की नज़र छत्तीसगढ़ पर बनी हुई है। इसलिए बहुत सारे लोग सक्रिय भी हैं, इस बात की खबरें भी निकल कर आती हैं। भूपेश जी, अब फिर से चुनाव आ गए, 4.5 साल का समय आ गया है। और जब चुनाव आते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत सारी चीजें भी जाती हैं। लेकिन इस 4.5 साल में अगर मैं आपसे पूछूं कि छत्तीसगढ़ की जनता को आपने क्या दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता अगर एक बार फिर से अपने कका को, अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुने तो क्यों चुने? एक शब्द में बोलूं, बोलिए। छत्तीसगढ़ के लोगों के चेहरे में मुस्कान हमारी सरकार ने लाया है, चाहे वर्ग कोई भी हो। और ये मुस्कान, इस मुस्कान पे भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग दिल में कुछ और जुबान में कुछ ये नहीं है, जो जुबान पे वही दिल में है। लेकिन ये मुस्कान कैसे आई? आपकी ऐसी कौन सी योजना है जिन योजनाओं के विश्वास में, जिनके भरोसे उनके चेहरे पर मुस्कान बनी? और आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार और बतौर आर्किटेक्चर आप थे कि इन योजनाओं को मैं लेके आया और वो मुस्कान में परिवर्तित हो गई। वो कौन सी योजना है? जो मेहनत कश हैं उसके जो लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उसके मेहनत का दाम हमने दिया है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे लघु वनोपज संग्राहक हो, चाहे वो गोबर विक्रेता ही क्यों ना हो, तो जो मेहनत कश लोग हैं उसको दाम मिला है। दूसरी बात यह है कि बेरोजगारों को काम हमने दिया। तीसरी बात जो है वो
छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारी पहचान भूल गई थी, पहचान समाप्त हो गया था। लोग उसे नज़रअंदाज कर रहे थे, उसे पीछे धकेल रहे थे। जो हीनता की भावना थी उसे और गहरा करने की कोशिश कर रही थी, और उन सब चीज़ों को हमने वो भावना है, लोगों की जो दबी भावना थी कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और उसमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, जो हम लोग, जो हमारी भाषा है, हमारी खान पान है, हमारे रहन सहन है, हमारे तीज त्यौहार है, उसको हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया। और यही कारण है कि एक तरफ ये है कि आर्थिक रूप से संपन्न हुए, दूसरी तरफ से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, और सबसे अंत में जो है हमारी जो पहचान है छत्तीसगढ़िया लोगों की, उसको हमने देश और दुनिया के सामने लाया। तो देश और दुनिया ने देखा कि छत्तीसगढ़ की जो विविधता है, उसकी जो परंपराएं हैं, उसकी संस्कृति है, और संस्कृति में जो लोगों की आस्था है, वो बहुत गहरी भी है और बहुत प्राचीन भी है और बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। तो आज कौशल्या माता के मंदिर के बारे में पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में चर्चा होती है, क्योंकि एकमात्र मंदिर है पूरी दुनिया में। बस्तर में आदिवासी की जो संस्कृति के बारे में बात करते हैं, बस्तरिया जो संस्कृति है, उसको पूरा विश्व मंच में हमने लाया कि आदिवासियों की जो संस्कृति है, किसी सरकार ने दुनिया में उनको मंच नहीं दिया। दुनिया में आदिवासी नृत्य महोत्सव केवल और केवल छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है, और पिछले 3 साल से सफलतापूर्वक कर रहे हैं। देश भर के विभिन्न राज्यों के जो कलाकार हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया के जो कलाकार हैं वो लोग आते हैं, और अभी तक के 26 देश के लोग आ चुके हैं। वो तो लाइन लगे, हम लोग आना चाहते हैं, हम लोग रोकते हैं भाई कि हमारे छत्तीसगढ़ के और हमारे देश के लोगों को भी मौका देना, हमको केवल विदेशी कलाकार को देखें, ऐसा नहीं। भूपेश जी, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं। बड़ा आपको मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा आपको भी अचरज लगेगा, क्योंकि जो पुरानी कांग्रेस थी, उस पुरानी कांग्रेस के मुद्दे अलग होते थे। अब जो बीजेपी के मुद्दे हैं, अचानक से मैं देख रहा हूं कि आप राम पथ गमन बना चुके हैं। आपने जो कृष्ण का मुद्दा है वो छीन लिया, आपने पार्क बना दिए कृष्ण के नाम पर। और जो बजरंगबली, जिन्होंने अपना गदा उठा ली थी कर्नाटक के चुनाव में, अब तो बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना भी शुरू करने वाले हैं। तो कुछ छोड़ेंगे आप बीजेपी के लिए? देखिए, यदि कांग्रेस के इतिहास को जो जानते हैं उसको कोई अचरज नहीं लगेगा। यदि हम गणेश पूजा की बात करें तो भाजपा ने शुरुआत की थी इसको तिलक जी ने शुरुआत की, पुणे में शुरुआत की। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने शुरुआत की। स्वदेशी की बात करें, महात्मा गांधी स्वदेशी की बात करें। रघुपति राघव राजा राम भजन पूरी दुनिया में जो प्रसिद्ध है, तो महात्मा गांधी ने उस भजन की शुरुआत की थी। तो सारी जो सांस्कृतिक कहें चाहे वो आर्थिक कहें, वो सब चीज़ें हमारे लोग पहले कर चुके हैं। उसको बाद में ये लोग एक एक करके लेते गए और कहे कि ये हमारा है। हमारा नहीं है भाई, वो हमारा था जिसको आपने चुराया है। नहीं, लेकिन एक गैप था। किसी कांग्रेसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, किसी राज्य के कांग्रेसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि श्री राम की बात कर ले, कृष्ण पार्क बना ले, बजरंगबली प्रोत्साहन योजना शुरू कर दे, घोषणा पत्र में हो, सरकार की योजना में हो। इस तरह धर्म को लेकर आ गया, लेकिन आप लेके आए, क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी माना जाता रहा कि कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। आपने उसे आगे बढ़कर खत्म किया, या यूं कहें कि बीजेपी के मुद्दे ही खत्म कर दिए जो चुनावी हो जाते हैं। आप देखिए, अभी राजश्री महंत राम सुंदर दास जी आपके सामने बैठे हैं। यदि महंत लक्ष्मी नारायण दास की बात करें, जो इनके पहले शायद 2 या 3 पीढ़ी पहले वो वहाँ के मठ के अधिकारी थे, वो कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वरूपानंद जी महाराज, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। श्री राम शर्मा आचार्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। राजर्षि टंडन, या फिर आप मालवीय जी की बात करें, तो सब तो कांग्रेस में थे, सब फ्रीडम फाइटर थे, और सब लोगों ने इस प्रकार से काम किया था।
तो आप सांस्कृतिक रूप से कहें, आध्यात्मिक रूप से कहें, धार्मिक रूप से कहें, तो सबको लेके चलने के काम कांग्रेस ने किया। और आज वो कहते हैं कि एक एक चीज को लेते, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। गांधी का चश्मा लेने की कोशिश की, सरदार पटेल को लेने की कोशिश की। अब जब और तो और जिस नेहरू जी के ये लोग खूब विरोध करते हैं, पानी पी पी के गाली देते हैं, आखिर में जो नया जो लोकसभा बनाया गया सेंट्रल विस्टा, तो उसमें वो जो लाया था ना, क्या बोलते हैं उसको, दंड, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि नेहरू जी को दिया गया था। मतलब वहां भी कांग्रेस का ही सहारा, हमारे नेताओं की सहारा ले रहे हैं। इनके पास है क्या जो कह सके ये हमारा है? गाय के बारे में बोलिए, आपने वो मुद्दा भी छीन लिया गौठान के जरिए। तो गाय के मामले में आप देख लें, संघ के लोगों के विचार क्या हैं, मैं उसको उल्लेखित नहीं करना चाहूंगा, और गांधी जी के विचार क्या हैं, वो दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है कि गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी तो कहते हैं कि माता से भी बढ़कर है, क्योंकि मरने के बाद उसकी चमड़ी और उसके हड्डियां भी हमारे काम आते हैं, इसलिए वो माता से बढ़ के बताया। और संघ के लोगों ने क्या कहा गाय के बारे में, आज भले कुछ कहें लेकिन बड़ा अंतर है। तो ये हमारे सब मुद्दे हैं, उसको चुराते गए, छीनते, है ना, और बताते गए कि हमारा है। उन्होंने एक एक करके चुराए, आपने एक साथ चुरा लिए, बोले हमारे मुद्दे वापस दे दो, जो हमारा चोरी किया माल है वो हमको वापस लौटा दो। वो असलियत में क्या है कि असली हकदार तो कांग्रेस ही है। तो हमने कर दिया, राम और गम पर्यटन परिपथ बना दिया, गोधन न्याय योजना शुरू कर दी। लेकिन एक चीज अंतर ये है जी, वो राम के नाम से वोट मांग सकते हैं, गाय के नाम से वोट मांग सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते। हम में अंतर ये है कि हम राम वनगमन पर्यटन परिपथ बना रहे हैं, हम गोधन न्याय योजना भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम से वोट नहीं मांगेंगे। आपने जो हमारा दायित्व है जी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने संस्कृति को सहेज के रखें, उसे हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत बहुत, क्योंकि जहां जहां विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी ये कोशिश करती है कि उस पार्टी का कोई बड़ा नेता अपनी पार्टी में शामिल करा जाए। तमाम सारे चेहरे देखे जा रहे हैं। अभी हाल ही में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को हमने देखा, शिवसेना में दो फाड़ हो गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता वो चले गए, तमाम तस्वीरें हम देखने में। लेकिन यहां उल्टा हो गया, जो बड़ा आदिवासी चेहरा नंद कुमार साय, वो आपके पास आ गए, आपने उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करा दी। कुछ और भी करने वाले हैं चौंकाने वाला, क्योंकि पूरे देश में बीजेपी करती है, यहां आप कर रहे हैं कुछ ऐसा नहीं। वैसा करते तो बहुत लोग थे जो लाइन में थे, है ना। अब 15 तो थे ही। अच्छा, 15 लोगों की लिस्ट है। अब उसमें किसको तोड़ोगे और कितना और छोटा कर लो उसको तो आपने छोड़ दिया, बोले यार वापस चले जाओ, जरूरत नहीं है। मतलब अभी भी बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जान रहे हैं कि आने वाली फिर सरकार कांग्रेस की है। लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता कहते हैं कि साहब, जो घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र था, जन घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र था, वो पूरी नहीं हुई है और छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है। अब भूपेश पर भरोसा नहीं है, जो टैग लाइन है आपकी, बोले भले ही कांग्रेस ही कह रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा देखिए, उनको कहने का तो अधिकार है नहीं, क्योंकि 15 साल मौका मिले, 3 बार उन्होंने घोषणा पत्र बनाई, संकल्प पत्र उन्होंने बनाया, वो कितना पूरा किए हैं जो दूसरे से सवाल कर सके। यदि वो पूरा किए होते तो मुझसे सवाल करने के वो हकदार थे। लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी जनता को जवाब देना, और जनता के बीच में मैं जा भी रहा हूं और बात भी कर रहा हूं। तो जो वादे हमने जनता से किया था उसे तो पूरा किया, जो वादे हम लोग नहीं किए थे वो भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे कौन कौन से? सीधी सी बात है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जी, इसका वादा हमने नहीं किया था। आज 4.25 लाख बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें 1 पैसा फीस नहीं लग रहा है उसको। और अंग्रेजी स्कूल में स्थिति यह है कि 1 सीट के विरुद्ध में 10 और 15 आवेदन आ रहे हैं। शासकीय योजनाओं में इस प्रकार से ऐसे लाइन लगे, ऐसा शायद ही दिखे। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में मैं चर्चा कर सकता हूं। बीजेपी आरोप लगाती है कि साहब कोई नया स्कूल नहीं खुला है और जो आत्मानंद है उसी को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए,
मान लो रायपुर में आर.डी. तिवारी स्कूल है, बी.पी. पुजारी स्कूल है, शहीद स्मारक स्कूल है, हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत करके बनाई थी और बहुत बड़ा परिसर, लेकिन वहाँ बच्चे कितने पढ़ रहे थे? मैं आर.डी. तिवारी स्कूल की बात करूँ, उसमें 56 बच्चे पढ़ रहे थे, उतने तो कमरे हैं वहाँ, वो खाली पड़ा हुआ था, वीरान पड़ा हुआ था। अब की स्थिति क्या है? वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, हजारों बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। उसी पास शहीद स्मारक की बात करें, सभी स्कूल में। तो स्थिति ये है, पुराने स्कूल का संधारण तो हमने किया, नए स्कूल भी बनाए। आप चल दीजिए, नगरी से हवा चल दीजिए, आप देख लीजिए, आप मुंगेली चल दीजिए, बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ बिल्डिंग नहीं है तो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, जहाँ है ऑलरेडी तो फिर और बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। और रायपुर में उतनी बड़ी जगह अब मिलेगा क्या? जो ये 3 स्कूल का नाम बताया, उतना बड़ा खाली जगह तो रायपुर में नहीं मिलेगा। तो आप बिल्डिंग कहाँ से बनाओगे? तो जो पुरानी बिल्डिंग है उसको बढ़िया से रिनोवेशन किया, सौंदर्यीकरण किया और उसके बाद वहाँ संचालित किया, तो आज हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ। एक बड़ा संकेत, क्योंकि आत्मानंद स्कूल मैं खुद गया हूं आपके कार्यक्रम भेंट मुलाकात में, मैंने देखा है कि किस तरीके से सुदूर इलाकों के बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं और उनकी शिक्षा का बेहतर हुआ है। मुख्यमंत्री जी, एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब संयुक्त मध्य प्रदेश था तब भी, और उसके बाद वो अलग हो गया, जितने भी मुख्यमंत्री बने, वो भले ही उन्होंने जन्म लिया हो, लेकिन ये कहा जाता था कि वो दूसरे प्रदेशों से आए हुए। आपने एक कार्ड चला स्थानीयता का, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और इस कार्ड में आपने बहुत सारे लोगों को फंसा दिया, या कोई कहें कि एक लकीर खींची, उस लकीर में एक बहुत बड़ी भीड़ थी बड़े बड़े चेहरों की, वो बाहर हो गई। अब तमाम राजनेताओं को समझ में भी नहीं आ रहा, और जो पुरानी जमींदारी थी, चाहे वो श्यामाचरण शुक्ल रहे हों, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, विद्याचरण शुक्ल रहे हों, मोतीलाल बोरा रहे हों, एक जागीदार थी कांग्रेस के ऊपर भी, परिवारवाद। उस पूरे संघर्ष से निकलकर एक चेहरा निकलकर आता है और वो संघर्ष करते हुए मुख्यमंत्री बन जाता है, तो कांग्रेस के लोगों को भरोसा बनता है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके परिवार से कोई एक बड़ा व्यक्ति है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर आप कटाक्ष कर रहे हैं, आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं, हाल ही में जो 21 लोगों की सूची आई, वो क्यों लगा रहे हैं? देखिए, एक चीज है, परिवारवाद की जब बात आप करते हैं तो फिर अपने पार्टी क्यों नहीं देखते? भाई अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सिंधिया पूरा परिवार, चाहे राजस्थान का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, यदि मध्य प्रदेश में भी कहें तो विजयवर्गीय जी, और छत्तीसगढ़ में कहें तो रमन सिंह जी, बस्तर में कहें तो स्वर्गीय बलीराम कश्यप के दोनों पुत्र सक्रिय हैं। तो फिर परिवारवाद क्या केवल गांधी परिवार पर ही परिवारवाद है कि ये सब भी परिवारवाद के दायरे में आता है? और गांधी परिवार के बारे में यदि कहें तो गांधी परिवार ने जो देश के लिए जो कुछ किया है, सर्वोच्च बलिदान जो किया है, ऐसा कोई परिवार है क्या जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया हो, देश के लिए जिए, देश के लिए शहादत दी? ऐसा वो परिवार है। उसके बारे में यदि कहते हैं तो बहुत दुर्भाग्य है, हमारे सबसे बड़े नेता वही हैं। लेकिन यदि परिवारवाद की आप परिभाषा कर रहे हैं तो फिर अब तो मैं कहूंगा कि अब विक्रांत सिंह को मिल गया रमन सिंह के भांजे की टिकट, तो रमन सिंह को तो नहीं मिलेगा। रमन सिंह की टिकट कट गई। ट्रम्प कार्ड, इसे राजनीति का ट्रम्प कार्ड कहते हैं। एक सवाल और मेरा है, क्योंकि लगातार चुनाव के पहले ही बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बीजेपी हमलावर है, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य की हो। वो बार बार ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत करप्शन है, हर चीज में चले जाइए, गौठान में करप्शन है, डीएमएफ में करप्शन है, तमाम सारी जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें करप्शन है, शराब का जो घोटाला हुआ उसमें करप्शन है। और इन तमाम सारे आरोपों के बीच केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स है, ईडी है, वो भी आती है, वो भी कार्रवाई करती है, धड़ाधड़ कार्रवाई की जा रही है, कई सारे लोग जेल में भी हैं। तो ये जो कार्रवाई है, क्या ये वाकई एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, हकीकत है? देखिए, यदि हकीकत होता, 3 साल हो गए जैसे शराब के छापा डाले आईटी ने, फिर उसको 2 साल बाद ईडी पकड़ लेती है उसी मुद्दे को। अब कह रहे हैं सीबीआई को देंगे, अब वो कोर्ट में चले गए हैं सीबीआई को।
इसका मतलब ये है कि इतने बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, है ना, वो सफल नहीं हुई है। अब तो इंटरपोल ही बचा है। भाई अब सीबीआई के लिए कोर्ट में गए हैं। अच्छा, अनेक थानों में, मतलब कर्नाटक में वहां एफआईआर, मध्य प्रदेश में एफआईआर, उत्तर प्रदेश में एफआईआर। क्या मजाक बना रखे हैं, और आपकी स्थिति क्या बन रही है। और दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि 2100 करोड़ का घोटाला हुआ। अब संपत्ति जो जब्त कर रहे हैं वो 200 करोड़ भी नहीं पहुंच पा रहा है। जो पैतृक संपत्ति लेके जो 2018 से पहले जो अर्जित उनकी संपत्ति है, तो उसको करोगे तो 200 करोड़ नहीं पहुंच रहा है। और मजेदार बात यह है कि यार, नकली होलोग्राम की बात आपने कही जी, नकली होलोग्राम की बात आप कर रहे हैं, तो नकली होलोग्राम लगेगा कहाँ? डिस्टिलरी में। तो डिस्टिलरी में कौन है? या तो डिस्टिलर है, और मान लो आबकारी विभाग के अधिकारी वहां पदस्थ रहते हैं। तो भैया, दोनों खिलाफ कार्रवाई की क्या आपने? डिस्टिलर है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई आपने की? ना उसकी संपत्ति जब्त की, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की, ना उसको जेल भेजा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मतलब सबसे पहली जो सबसे पहले जो लाभ पाएगा कौन पाएगा? जो डिस्टिलरी है, डिस्टिलर है, वही सबसे पहले लाभ पाएगा। तो उसको तो आपने छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह है कि आपका उद्देश्य ही गलत है। तीसरी बात यह है, केक की रिपोर्ट की बड़ी चर्चा होती है आजकल। हाँ, सीएजी के ये शराब वाले मामले में केक एक बार नहीं 2 बार पूरे छत्तीसगढ़ के जांच कर लिया, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। वो भी केंद्र की एजेंसी है। वो भी केंद्र की एजेंसी है। और केंद्र सरकार के पास ही विभिन्न एजेंसियों के, विभिन्न विभागों के 1 लाख केस हैं जो गृह मंत्रालय के पास पड़े हैं। 1.25 लाख के आसपास। 1.25 लाख। मैं तो 1 ही लाख तक था, आप 25 और जोड़ दीजिए, 1.25 लाख हो गया। लेकिन उसमें क्या कार्रवाई कर रही? मतलब 1.25 लाख यदि केसेस केंद्र के पास है, हमारे पास तो एक आबकारी का है, दूसरा कोयले का है, तीसरा अभी कहीं कहीं घूम रहे हैं वो महादेव ऐप के, तो उसमें तो हम लोग तो सैकड़ों कार्रवाई कर चुके हैं। और पिछले साल भर से उसका नेटवर्क बड़ा है। अब तो लुकआउट भी हमने जारी करवाया है। ऐसा क्यों हो रहा है फिर? भाई, सीधी सी बात है कि आप यहाँ आपके कार्यकर्ता लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके 2 विंग हैं जो बड़े मजबूत हैं, ईडी और आईटी। अब दोनों भी सक नहीं पा रहे हैं। तो तीसरी एजेंसी, चूंकि सीबीआई को हमने छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित कर रखा है, तो कोर्ट के माध्यम से उसके तीसरे मजबूत साथी भेजना चाहते हैं। और चौथी बात यह है कि ये वो जानते हैं, भाई 9 सांसद उनके हैं लोकसभा में, विधानसभा में हमारे 71 हैं, तो उसको संतुष्ट होना चाहिए। हमारे 11 में 9 हमारे हैं, दूसरा यहाँ 90 में 71 हमारे हैं, तो तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते। न कर्नाटक कर सकते, न महाराष्ट्र कर सकते, न मध्य प्रदेश कर सकते, है ना। तो तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका 13 तो है ही, कितना मिलाइएगा उसको बहुमत लाने के लिए? तो वो संभव ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपने मित्र को लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो आयरन और खदान है वो 5 साल में हाथ नहीं लगा पाया। कोयला के खदान और भी हैं जिसमें निगाह है, उसको भी आप छू नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने उसको एलिफेंट कॉरिडोर बना दिया है। तो दोनों उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही अपने। लेकिन बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी अडानी जी को उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, और तमाम ऐसी कांग्रेस शासित सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान है या फिर छत्तीसगढ़ है, वो रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करती है। हमारी इन्वेस्टर मीट में हमारी स्मृति बहन के बयान आया था लोकसभा में जी कि जमीन हम लोग दे रहे हैं। जमीन हम लोग ने नहीं दिया भाई, केंद्र सरकार दी है। और यहाँ राज्य सरकार में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी, तब जमीन मिला है। तो वहां लोकसभा में भी गलत बयानी कर रही है। भूपेश जी, ठीक है, लेकिन क्या भारतीय राजनीति में, क्योंकि जो स्वरूप हुआ है पिछले 6-7 सालों में भारतीय राजनीति में, अगर ये ट्रेंड डेवलप हो गया तो आने वाले समय में क्या होगा कि अगर केंद्र में मैं हूं तो मैं उन राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा,
लाइन के पार जाकर कार्रवाई करूंगा जहां विपक्षी राजनीतिक पार्टियां कल परसों आप भी केंद्र में आ सकते हैं, तो क्या ये प्रथा चलेगी? देखिए, अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने एक बात कही थी, संविधान कितना भी बड़ा अच्छा हो, कानून कितना भी अच्छा बने, लेकिन उसको लागू करने वाला व्यक्ति सही होना चाहिए। तो यदि संविधान को या कानून को गलत ढंग से उपयोग कर रहे हैं तो ये लोग हैं वो उपयोग कर रहे हैं, फिर कांग्रेस को बिठा दीजिए, दुरुपयोग नहीं करेंगे इस प्रकार से। भाई अच्छा, आप नहीं ऐसा करेंगे? भाई ऐसा है, बिच्छू के गुबार तो अंदर होगा। देखो देखो, संत और बिच्छू के स्वभाव में क्या अंतर है? साधु है, वो स्नान कर रहा था, वो अर्घ दे रहे थे सूर्य भगवान को, अचानक उसके अंजलि में बिच्छू आ गया, काट लिया। अब साधु है वो तो बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो तो सर्वे भवन्तु सुखना वाले हैं, लेकिन वो बिच्छू वो डंक मार रहा था। वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। तो एक आदमी जो किनारे खड़ा था बोले, महाराज वो डंक मार रहा, फिर बचाने की कोशिश कर रहे हो आप? तो बोले, जीव को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है, मैं अपने स्वभाव के हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो जो बैठे हैं वो अभी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हम जब आएंगे तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो कहते हैं कि साहब हमको डंक मार दिया भूपेश बघेल ने। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं सब सुरक्षित हैं। यदि कार्रवाई करना होता तो मैं कार्रवाई नहीं कर देता। ब्रिजमोहन अग्रवाल के खिलाफ ईओडब्ल्यू में रमन सिंह ने एफआईआर कराया था, केस रजिस्टर कराया था, हमने कार्रवाई की क्या? नहीं किया। और बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कि आपका टारगेट कोई एक हो, दो हो ना, हम बदले के भावने से, मैंने पहले दिन कहा मैं बदले के भावना से राजनीति नहीं करूंगा, मैं छत्तीसगढ़ में बदलाव की राजनीति करूंगा। यहां बदलाव होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, वो भी सबके जीवन में, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे नौजवान हो, व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए। और बदलाव की लाने की हमने कोशिश की और उसे सफलता भी मिली। सफलता आपको मिली, लेकिन चूंकि केंद्र की चिंता 2024 भी है और आप भी दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय जो भारतीय राजनीति का है और जो कुछ चुनिंदा लोगों के इर्द गिर्द घूमता है, उसमें एक भूपेश बघेल भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वक्त बताएगा। लेकिन एक इंडिया गठबंधन बना है और उस इंडिया गठबंधन में तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आई हैं बीजेपी के खिलाफ कि 24 में अपने को हिसाब किताब लेना है। लेकिन उन्हीं कुछ पार्टियों में से जब एसी के कमरों में बातचीत होती है तो सहमति बन जाती है। लेकिन आपने देखा कि संसद में किस तरीके से दिल्ली में जो अध्यादेश लाई केंद्र की सरकार, उसका कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया और कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस पर नाराजगी भी व्यक्त की। लेकिन विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल आते हैं, अपने साथ गारंटी लेके आते हैं और कांग्रेस की सरकार को, जिनके साथ वो गठबंधन में जा रहे हैं, उनको कोस कर चले जाते हैं, आपको कोस कर चले जाते हैं। देखिए, इंडिया जो बना है तो उसमें उस गठबंधन से वो कितना ताकतवर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री उसको घमंडिया कह रहा है। तो यदि प्रधानमंत्री जी उसमें रिएक्ट करे और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे, इसका मतलब यह है कि इंडिया जो गठबंधन बना वो सबसे ताकतवर है, मजबूत है, और उससे भारतीय जनता पार्टी सत्ता पार्टी में घबराहट है। अब उसके बाद अब खोज रहे हैं कि केजरीवाल क्या कर रहे हैं, कि वो क्या कर रहे हैं, वो नुक्ताचीनी निकालते रहिए। ये 2024 की गठबंधन है, 2023 के लिए नहीं है। अच्छा, 2023 में अरविंद केजरीवाल आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? लड़े भाई, शौक पूरा कर। आरोप आपके ऊपर लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, कोई फर्क। मुझे जनता पे भरोसा है। भूपेश जी, बहुत बैठकें चल रही हैं, दिल्ली के तमाम नेता आ रहे हैं और अब तो देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उन्होंने अपने हाथ में कमान छत्तीसगढ़ की ले ली है। ओम माथुर अभी आए हैं, कुछ लोगों को शामिल कराया है, बालक दास जी को शामिल कराया, सतनामी समाज के, कल किसी एक ब्यूरोक्रेट को शामिल कराने की बात की जा रही है, रिटायर्ड। इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात यह है कि यहाँ राजनाथ सिंह जी आए, सभा करके चले गए, गिरिराज सिंह जी आए थे, वो सभा करके चले गए, फिर अमित शाह जी आए, उन्होंने सभा की, प्रधानमंत्री जी ने सभा की। अब तो अमित शाह जी रात में आते हैं,
रात में क्यों? अब उसको तो उसी से पूछना पड़ेगा कि करते क्या है रात में, और सुबह फिर चले जाते हैं। कोई सभा नहीं, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं। अच्छा, हाँ, लेकिन रात में आते हैं और सुबह चले जाते हैं। तो ये रात का राज क्या है? हाँ, वही अब ये राज तो आप ही लोग खोल पाएंगे, क्योंकि हम लोग इतनी फुर्सत नहीं है कि नहीं, और हम दिल्ली चले जाएंगे, सरकार आपकी है, कुछ पता कीजिए। नहीं ऐसा तो नहीं कि क्यों? मतलब जो अरे आपके भाई, आपके देखो, मंत्रिमंडल में मनु या जी, आपके विधायकों में कुछ मनु लोग जी, हैं? मनु जी, ऐसा है, आज भी खोजी पत्रकार हैं, थोड़ा लगाइए उसमें कि रात के अंधेरे में करने क्या आते हैं। चलिए, इस पर नजर रखी जाएगी। आपको भरोसा है कि आपकी पार्टी, आपके विधायक चुनाव तक आपके साथ हैं, और कितना भी प्रयास किया जाए तोड़ने का, वो नहीं टूटेंगे? अरे भाई, मेरे विधायकों के खिलाफ तक FIR की है, चालान प्रस्तुत कर ले, तब नहीं टूटे। अब तो 1.5 महीना बचा है, उसमें क्या कौन टूटेगा? अच्छा, बीजेपी अभी बैठक कर रही है, प्रयास कर रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं 1 साल पहले आपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू किया, उसमें पूरे छत्तीसगढ़ को आपने एक तार में बांध दिया। फिर उसके बाद आपने भरोसा सम्मेलन शुरू किया, 6 महीने से वो आपका चल रहा है, जो सरकार से भी जुड़ा हुआ है, आपसे भी जुड़ा हुआ है, सरकार की योजनाओं का उल्लेख करता है, जनता को दिखाता है। अब संकल्प शिविर लग रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक है, माना जाए कि आप 1.5 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, उसमें तो ये है कि दोनों काम एक साथ हो रहे थे। जनता के बीच भी जाना है और हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस सारी चीज की जानकारी मिल रही थी, उसमें कार्रवाई भी कर रहे थे। और जनता से जुड़ना तो हमेशा फायदेमंद होता है। जनता के बीच में जाओ तो एक तो उनसे व्यक्तिगत संबंध भी बनते हैं, दूसरा उनका हाल चाल भी पूछ लेते हैं, तीसरा योजनाओं की जानकारी मिल जाती है, हम सही कदम उठाएं कि नहीं उठाएं इसकी जानकारी हो जाती है। आपने एक और बात आप नहीं बोले जी, आज मैं युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के ये 5वां कार्यक्रम था, जी, जो जी, अंबिकापुर से जी, करके आ रहा हूँ। सभी संभाग मुख्यालय में किया, रायपुर से शुरुआत की, और जबरदस्त उत्साह युवाओं में, हजारों की तादाद में सब कॉलेज के सब छात्र छात्राएं हैं, और अपने पहले स्पीच करते हैं। दूसरे भेंट मुलाकात कार्यक्रम से थोड़ा अंतर है, सवाल जवाब तो करते ही हैं, लेकिन इसके पहले मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ किस प्रकार से हो, कम से कम 6-7 जो बच्चे बच्चियां हैं वो अपने विचार व्यक्त करते हैं कि छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए। तो वो विचार भी व्यक्त करते हैं, उसके बाद सवाल जवाब भी होते हैं, कुछ घोषणाएं भी हो जाती है। कुछ घोषणा भी हो जाती है। भूपेश जी, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आरोप पत्रों का दौर तो चलता रहता है, लेकिन आप जब सरकार में आए तो बहुत सारी योजनाएं आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं खेत खलियान और किसान, इसके इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी सरकार, जहां जहां सरकारें हैं वो काम करती हैं। आपने किसानों के कर्ज माफी की बात की। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करीब करीब 5 ऐसे वनोपज थे, 5 और 6, जिन पर समर्थन मूल्य मिलता था। आज करीब 65-66 के आसपास ऐसे वनोपज हैं जो आदिवासी जंगलों में जाकर बीनते हैं, उठाते हैं और उसको बाजारों में बेचते हैं, जिससे उनकी जीविका चलती है। किसानों में आपने जिक्र किया, धान एक बड़ा मुद्दा है, 2500 रुपए समर्थन मूल्य के साथ आपने किया, और शायद वो एक बड़ा कारण भी रहा सरकार में आने के लिए। अब ये चल रहा है बीजेपी की तमाम रणनीति बैठकों में कि जब तक 3000 नहीं किया जाएगा असर नहीं होगा, तो वो तैयारी चल रही है। आपने जो कर दिया, आगे और आपको चुनाव में जाना है, तो जो 5 गारंटी, इसके अलावा भी कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि गांधी जी के समय से ही जो मेहनत है उसका सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे नील की खेती करने वाले किसान हो, चाहे बुनकर हो, चाहे मेला ढोने वाले हों, तो जो भी मेहनत कश है उसको सम्मान देने का। और न केवल गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का आंदोलन किया, नेहरू जी ने आंदोलन किया, तमाम नेताओं ने आंदोलन किया, किसानों के साथ किसानों की लड़ाई लड़ी। और इंदिरा जी के समय आते आते MSP इंदिरा जी ने उसको घोषित किया, और उसके बाद लगातार बैंक आम जनता के लिए, किसानों के लिए खोलने का काम इंदिरा जी के समय हुआ। तो लगातार कोशिश यही रही कि ये जो मेहनत कश लोग हैं उसको सम्मान मिलना चाहिए, और वो काम कांग्रेस की सरकार करती रही। उसी को और थोड़ा सा मजबूती के साथ हमने छत्तीसगढ़ में, चाहे लघु अनुपज संग्रह की बात करें, तेंदुपत्ता 2500 है हमारे पड़ोसी राज्यों में, हमारे यहाँ 4000 है। 6-7 लघु अनुपज खरीदे जाते हैं, हमारे यहाँ 67 प्रकार के खरीदे जा रहे हैं। देश के 3/4 जो लघु अनुपज है केवल छत्तीसगढ़ में, जबकि बहुत सारे राज्यों में जंगल है, बहुत सारे राज्यों में लघु अनुपज
होता है, लेकिन 3/4 जो लघु वनोपज छत्तीसगढ़ में उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, उसे रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं, उसे विक्रय करने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से किसान है, किसान केवल धान भर उत्पादन नहीं कर रहा, धान की सबसे ज़्यादा कीमत तो है ही हमारे यहाँ। उसके साथ यदि गन्ना की बात करें तो गन्ना भी सबसे ज़्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में जी। कोदो कुटकी के तो समर्थन मूल्य घोषित नहीं है, लेकिन हमने छत्तीसगढ़ में घोषित भी किया, उसकी खरीदी की व्यवस्था भी की। तो चाहे मिलेट्स की बात करें, चाहे लघु वनोपज की बात करें, गन्ना मक्का की बात करें, ये सब जितने किसान हैं उसको हमें जो सही मायने में उसको कीमत मिलना चाहिए वो हम हमारे देने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी यदि 3000 नहीं 3500 भी कर दे तो उसमें विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि 2100 घोषित करके भी नहीं खरीदे थे, 300 रुपये बोनस देने के बाद भी सही चुनाव समय देते थे, उसके बाद नहीं देते थे, 2100 कभी दिए ही नहीं जी। तो उसमें तो विश्वास करने का सवाल नहीं उठता। हम भी विश्वास इसलिए करेंगे कि हम कोरोना काल में देश में जहां कितने राज्य हैं जो अपने कर्मचारियों के वेतन 30% काट दिए थे, केंद्र सरकार खुद ही अपने सांसदों के जो एमपी लेड है उसको बंद कर दिया था 2 साल तक के, उसके जो मानदेय मिलता है सांसदों को उसमें 30% की कटौती कर दी थी। लेकिन हमने यहाँ न कर्मचारियों के वेतन में कटौती की, न विधायकों के जो क्षेत्र विकास निधि है उसमें कटौती की, उसके वेतन जो वेतन कह सकते हैं विधायकों को जो पैसा मिलता है उसमें कोई कमी की, बल्कि उस समय में किसानों के साथ सरकार खड़ी रही और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पहली किस्त 21 में हमने जारी किया। तब वो बोलते थे कि यार हमारे पास तो तनख्वाह बांटने का पैसा नहीं, तुम किसानों को 1500 करोड़ रुपए दे दिए। वही समय था जब मजदूरों के साथ हम खड़े हुए, जब देश में कहीं काम नहीं चल रहा था, 26 लाख मनरेगा मजदूर काम कर रहे थे, वो हमारा रिकॉर्ड है। बाद में राजस्थान आगे निकल गया, लेकिन सबसे पहली शुरुआत हमने मनरेगा की। तो मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, लघु वनोपज संग्राहक है, जब दुकानें बंद है खरीदेगा कौन खरीदेगा? उस समय में हम स्व सहायता समूह को पैसा देके, चाहे इमली हो चाहे महुआ हो, उसको खरीदने का काम किया। तेंदुपत्ता जो व्यापारी हैं उसको बुला के, और वो जो फड़ मुंशी वगैरह जो बोलते हैं उसको हमने लोकल उनको प्रोवाइड कराया और तेंदुपत्ता भी खरीदा, जबकि उस समय देश में सब दुकान भी बंद, फैक्ट्री भी बंद, सब लोग सब वापस जा रहे थे अपने घरों को। उस समय में छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी रही और यहाँ के लोग कहीं नहीं गए। बावजूद इसके 5 गारंटियां लागू होंगी आगे भाई अभी तो घोषणा पत्र में होगी। घोषणा पत्र की समिति अभी अकबर साहब बने हैं और उसमें अब आगे क्या क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा होगी और घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी जारी करेगी और उसको फिर। एक चीज कंफ्यूजन पैदा करती है, क्योंकि केंद्र में तो ये टकराव है ही कि मोदी जी और भूपेश जी दोनों में बड़ी तल्खी है, लेकिन अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, आप जब मिले तो बड़े ठहाके लगाए, ठहाके लगाते हुए आपके फोटो छपे। ये क्या है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? देखिए, छत्तीसगढ़ के हितों की बात है तब तो टकराना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के हितों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, तो उसमें लड़ते हैं, जम के लड़ते हैं। वो जो कार्रवाई करते हैं, ये ईडी आईटी वगैरह भेज रहे हैं लगातार, उसमें भी हम कहते हैं भाई उसके खिलाफ भी बयान देते हैं। लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री जब मिलते हैं तो सम्मानपूर्वक मिलेंगे। उनसे मिलता हूँ तो बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात होती है और सार्वजनिक रूप से तारीफ भी करते हैं। गोधन न्याय योजना के बारे में खूब नीति आयोग में बैठ कर उन्होंने तारीफ की कि छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया हो रहा है गोधन न्याय योजना की। उसके पहले 1 घंटा उसमें बात किया था। फिर मिलेट्स के बारे में बात हुई, तब भी करीब 1 घंटा तक हम लोग बैठ के बात की। कोई प्रधानमंत्री अब किसी मुख्यमंत्री से 1 घंटा चर्चा करे, मैं समझता हूँ शायद कम ही होता होगा। तो एक ऐसे विषयों में चर्चा भी करते हैं तो हम खुल के बात भी करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और जब हमारी बात आती छत्तीसगढ़ की बात है तो फिर हम उसमें कोई कोताही नहीं बरतते। भाई हम बोलते हैं नगर नार बिकना नहीं चाहिए साहब, बस्तर के लोग नहीं चाहते और सार्वजनिक उपक्रम में क्यों बिकना चाहिए, तो हम विरोध करते हैं। आपने भिलाई स्टील प्लांट को देने की भी बात कर दी, तो भी केंद्र मान नहीं रहा है। तो हम भाई जो सार्वजनिक उपक्रम है जिससे लोगों को रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था लोगों को जुड़ा हुआ है, और ऐसे निजी हाथ में चला जाएगा तो लोगों को रोजगार छीन जाएगा। प्लानिंग कमीशन नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी के करीब 40 लाख लोग
गरीबी रेखा के ऊपर है। केंद्र के भी तमाम मंत्रालयों ने छत्तीसगढ़ की तारीफ की है, पुरस्कृत भी किया है स्वच्छता अभियान और तमाम सारी चीजों में। बावजूद इसके ये कहा जा रहा है बीजेपी के लोगों को कि केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं जिसमें पीएम आवास भी हैं वो लागू नहीं किया जा रहा है, रोका जा रहा है, लोगों तक वो सुविधा नहीं पहुंचाई जा रही। यही इसी बात का तो विरोध करते हैं हम लोग। जैसे अभी स्वच्छता की बात करें, लगातार 3 साल हमको प्रथम पुरस्कार मिला स्वच्छ राज्य के नाम से। अब इसको केंद्र सरकार ही देती है तो भारतीय जनता पार्टी वाली तकलीफ होती है। दूसरी बात, आवास की बात, शहरी में पूरा आवास, देश में बहुत अच्छी स्थिति हमारी है। अभी जो जल जीवन मिशन के बारे में बड़ी आलोचना की, आज 55% घरों में हम नल जल पहुंचा चुके हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हम आगे हैं। अब बात आई आवास, पीएम आवास की, उसमें पीछे है छत्तीसगढ़। पीछे नहीं है भाई, 18 लाख था उसमें 11 लाख के बन गए। अब जो 7 लाख बचे हैं तो अपना हमने बजट में पैसा रख दिया, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, केवल जो 2011 के जनगणना के आधार पर जो आर्थिक सर्वेक्षण हुए उसी आधार पे देंगे? क्या 2011 के बाद परिवार नहीं बढ़ा? क्या परिवार को जरूरत नहीं है? जब योजना 84-85 शुरू हुआ इंदिरा आवास से, तब से आज तक की योजना चल रही है। और ये योजना ऐसी है, वो जब तक कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक चलते ही रहेगा। दूसरी योजना भले रुक जाए, लेकिन आवास वाली योजना है वो कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि परिवार हमारा बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे आबादी वाले हम देश में 140 लाख पीछे छोड़ गए इस मामले में, सबसे आगे हैं जी। तो आवास की तो पड़ेगी है। तो अब 2011 के बाद जिन परिवारों को आवश्यकता है, भारत सरकार को हमने पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि आप जनगणना कराइए, आर्थिक सर्वेक्षण कराइए। उन्होंने नहीं कराया तो हमारी सरकार ने खुद आर्थिक सर्वेक्षण कराया, और जितने हितग्राही हैं, अब हमारे सर्वे का काम पूरा हो गया, उसके बाद उनको अब उसके बाद उसको आवाज देंगे। उसके बाद हमने कहा कि भाई जो आवास प्लस की योजना है उसमें हमको पैसा दीजिए, उसका इंतजार किया जाएगा। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की, जनगणना की जी, जाति आधारित जनगणना की बात चल रही है, उसे लेकर घमासान चल रहा है। हाँ। बिहार ने कह दिया है, कमलनाथ भी बोल चुके हैं कि हमारी सरकार आते ही हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। छत्तीसगढ़ भी कराएगा। सबसे पहले हेड काउंट तो हमने कराया। आरक्षण की बात आई, और आरक्षण में हमने कहा भाई जो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है 27%, क्योंकि यहाँ पिछड़े वर्ग 45-50% है तो उनको मिलना चाहिए। एसटी एससी को तो वो संविधान में व्यवस्था है, उसकी जनगणना के हिसाब से जनसंख्या के आधार पर मिलना है। फिर भारत सरकार ने खुद जो ईडब्ल्यूएस है तो उनको भी आपको 10% तक के देना है। हमने सभी प्रावधान किया। कोर्ट ने कहा कि किस आधार पे आपने किया, तो हमने फिर हेड काउंट करा दिया जी। हेड काउंट कराया तो उसमें पाया कि हमारे पास है 43.5% ओबीसी के, है ना, 4% की ईडब्ल्यूएस के, 3.5% आया, हम 4% दे दिए साहब। अब 76% के हमने 32% आदिवासियों को, 13% एससी को, 27% ओबीसी को, 4%। उसी चक्कर में तो आपने राज्यपाल को उलझा दिया। तो राज्यपाल का ट्रांसफर, राज्यपाल महोदय जो है मणिपुर यहाँ से चली गई। उन्होंने कहा था कि आप प्रस्ताव बना के सरकार दे, चाहे अध्यादेश के 15 मिनट में साइन कर जाएंगे, तुरंत साइन कर दूंगी। आप लेके पहुंच गए, और लेके पहुंच गए साहब। रातों रात 8 बजे विधानसभा समाप्त हुआ, वही प्रस्ताव के वहां से सीधा सीनियर मिनिस्टर ना रवि चौबे जी, अकबर जी, कवासी लखमा, अमरजीत भगत तो तुरंत पहुंच गए वहां। और कहा गया कि हम चाय पीते हैं, आधा घंटे तक आप साइन करके दे दीजिए। हाँ, किसी से फोन आया सुनाओ मैं वो तो कर रही थी, लेकिन किसी का फोन आ गया तो नहीं की। अब वो तो दस्तखत नहीं की, लेकिन उसे ट्रांसफर हो गया, मणिपुर आज जल रहा है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये। आपकी पार्टी के लोग और विपक्षी भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को भूपेश पर तो भरोसा है, लेकिन जो विधायक हैं आपके, उनके खिलाफ, कई विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। आप विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, क्या यह माना जाए कि कई विधायकों की टिकट अगर नहीं कटे तो दिक्कत होगी, और पार्टी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है? देखिए, यदि विधायक नहीं जीतेंगे सरकार कैसे बनेगी? दोनों बात कैसे संभव है?
और दूसरी बात यह है कि कुछ विधायकों के खिलाफ हो सकता है इंडियन कम्युनिटी हो, लेकिन अभी जब क्षेत्र में जाते हैं तो बोले विधायक तो ठीक है भैया, लेकिन उसके इर्द गिर्द वाले हैं ना वो गड़बड़ है, जो 2-4 लोग साथ में घिरे रहते हैं, तो अब वो और नीचे पहुंच गया है। अच्छा, तो ये है कि अब विधायक लोग इस बात को समझ गए हैं कि किसके कारण से मुझे बदनामी हो रही है। विधायक 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 ऐसा करके जब चर्चा हुई तो लोग अगल बगल देखे कि आखिर मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, गड़बड़ कहाँ से हो रहा है, तो पता चलता है कि ये 2-4 लोग और हैं जिसके कारण से गड़बड़ी हो रही है। तो वो भी सफाई उफाई कर रहे हैं भाई लोग। मैं समझता हूँ टिकट बांटने में तो कुछ समय है। ये सर्वे आ रहा है और सर्वे में बड़ा फील गुड दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनती दिखाई दे रही है, फील गुड है। फील गुड बोला है भाई, इंडिया साइनिंग फील गुड वाले उनके नारे हैं, हमारे नहीं है। आप जमीन पे, हाँ जमीन पे, जमीन पर रहकर काम करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और शुभकामनाओं के साथ चर्चा जो हो रही है उसे विराम देते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि 23 तारीख को यानी कि कल भूपेश जी का जन्मदिन है, 62 साल के हो जाएंगे। और जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक सुंदर सा चित्र है, चूंकि ITV नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सदस्य भी हैं, वो नहीं आ पाए, उनका स्वास्थ्य खराब था, वो खुद आना चाहते थे। एक सुंदर सा चित्र जन्मदिन पर उन्होंने भिजवाया है भूपेश जी का। और चूंकि जन्मदिन है तो बिना जब तक केक नहीं काटा जाएगा जब तक कैसे जन्मदिन मनाया जाएगा। आज उनका जन्मदिन भी इंडिया न्यूज़ के मंच से हम लोग मनाएंगे। एक सुंदर सा चित्र दास साहब लेके आए। मैं गया था ना आपके साथ, तो ये फोटो आया था इसी समय। केक लिया था इसको, ये हटवा बड़े ये हटवा। हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे। इंडिया न्यूज़ के मंच से भूपेश जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे काका, हैप्पी हैप्पी बर्थडे काका। मोमेंट ऑफ 2-4 लोगों को सम्मानित करना है, जो 5 मिनट। ये चेयर हटा दो। काका
साहब, ये अपना जेबी की सरकारों